तो आगे अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कि कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया किसी भी जनरेटर में उसके आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर एसी यानी अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ ही जनरेट होगा, और हम लोग, हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर। तो अब करेंगे क्या उसको डीसी बनाने के लिए, अब इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं कि हुआ क्या उसके अंदर, क्या क्या चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, तो चलो फोकस कर लेते हैं उस पर हम लोग। अब देखो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे हम पोल्स को हॉरिजॉन्टल रखें या इसके पहले जैसे वर्टिकल रखे थे, हमेशा ध्यान में रखना लाइन ऑफ फ्लक्स के परपेंडिकुलर होगा कॉइल का प्लेन, उस वक्त फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होगा। इतना ही याद रखना है, फिर कंफ्यूज मत कर देना है, क्योंकि इसके पहले हमने लिया था वर्टिकल दोनों पोल को, अभी फिर यहाँ हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमेशा कंसेप्ट से चलना है। ठीक है, तो यहाँ दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज एक्टिंग एज ए साउथ पोल। ठीक है, हमेशा की तरह हमने कोशिश किया फ्लक्स को यूनिफॉर्म रखने का, फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म रखने का, यानी फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे स्पेस में होमोजेनियस है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही कॉइल जो एक कंडक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में मोड़ के हमने बनाया था, दिस इज ए बी कंडक्टर एंड दिस इज सी डी कंडक्टर। ठीक है, इस तरह से हमने रखा, और अब हमने, जैसे हमेशा की तरह मैंने बताया था कि एक हमने बेस लिया, उस पर हमने कॉइल को माउंट किया, जो मैंने पहले आपको बताया था कि सपोज दैट ये बेस है, ये कॉपी का बेस है, इस पे हमने माउंट किया, और अब सेंटर पे हमने एक शाफ्ट निकाल दिया है। जाहिर है शाफ्ट के अबाउट ही ये रोटेट करेगा, तो सेंटर पे हमने शाफ्ट निकाल दिया है, और इसको हमने रखा है ऐसे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। गॉट दैट? समझ में आ रहा है? ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपको दिखाने के लिए, 3 डायमेंशनल व्यू देने के लिए हम लोग ऐसे ड्रॉ करके चलते हैं, यानी इस कॉइल को, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हमने इस तरह से रखा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो कैसे है, तो एक्चुअल में हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका पोल्स भी उस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपका पोल्स भी जो है ना एक्चुअल में, तो एक्चुअल में अभी हमने ऐसे रखा है, इन पोल्स को ऐसे रखा है, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हमने इन दोनों पोल्स को रखा है। और आपका कॉइल कैसे है, तो आपका कॉइल, इसको हमने इस तरह से, सेंटर में शाफ्ट है, सेंटर में जो शाफ्ट है इसको हमने उठा के इस तरह से रखा है, और इसमें हम लोग रोटेट कराएंगे। समझ में आ गया? व्यू क्लियर हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है? ठीक है, ठीक है, ओके। अब चलो सबसे पहले यहाँ फ्रेम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक फ्रेम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग उसका बेस ड्रॉ कर रहे हैं, यानी फ्रेम ड्रॉ कर रहे हैं। हमेशा ध्यान में रखना है, मान लो ये इंसुलेटर मटेरियल का है, मान लो ये वुड का हमने ऐसा फ्रेम बना दिया, वुड का हमने ऐसा फ्रेम बना दिया। ठीक है, इस फ्रेम पे हमने इस कॉइल को माउंट कर दिया, कंडक्टर ए बी, इंड कनेक्शन, कंडक्टर सी डी, फ्रंट कनेक्शन। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, अब इससे हम सर्किट कंप्लीट करेंगे। अब तक हम लोग सिर्फ ओपन कॉइल को देखते थे, हम लोग सर्किट कंप्लीट करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए बी का कंडक्टर जो है इसको हम लोग आगे ले आएंगे। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि चलो आपको समझने में आसानी हो, इसलिए इसको उलट के दिखाते हैं। साफ पेज में बना लेते हैं, चलो यहाँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये सेंट्रल शाफ्ट है। हमने किया क्या है, यहाँ पे मान लो कंडक्टर ए बी है, हमेशा की तरह
कंडक्टर ए बी एंड कनेक्शन, कंडक्टर सी डी। अब हम लोग फ्रंट कनेक्शन करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, आपको एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्शन करना है, हमेशा ध्यान में रखना है। मीन्स आपको करना क्या है, आपका एक्सटर्नल सर्किट जो होगा वो कैसा होगा, स्टैटिक होगा, स्थिर होगा, ठीक है। बाहर कोई सर्किट है, जैसे मान लो आपके घर का सर्किट है तो फिक्स है ना, उसकी वायरिंग दीवार में फिक्स है ना, तो आपका एक्सटर्नल सर्किट जो होगा वो फिक्स है। और यहाँ जो कॉइल जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो रोटेटिंग है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि जब आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करना है, जैसे सपोज दैट आपको घर में 2 वायर्स का कनेक्शन करना था, एक वायर को आपने ऐसे टेबल पे रखा है, एक वायर को आपने ऐसे टेबल पे रखा है। अगर आपको कोई कह दे कि इन दोनों में कनेक्शन करना है, क्या करेंगे, क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, वायर स्ट्रिपर से दोनों का एंड हम छील देंगे और उसको इस तरह से करके लगा देंगे, एक साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे। यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि दोनों स्टैटिक है, दोनों स्थिर है, दोनों मूव नहीं कर रहा है। एक बार हम लोग कनेक्शन कर देंगे, दोनों तरफ का वायर छील देंगे वायर स्ट्रिपर से, यहाँ इसके थ्रेड्स निकाल देंगे, इसके स्ट्रैंड्स को निकाल देंगे, वायर इसके स्ट्रैंड्स को निकाल देंगे और इस तरह ट्विस्ट करके हम लोग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऊपर से हम लोग टैपिंग कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों अपने पोजीशन में फिक्स रहने वाला है। लेकिन वहीं अगर हम ऐसा कहते कि ये वायर स्थिर रहने वाला है और ये वायर लगातार घूम रहा है, ऐसे लगातार ऐसे घूम रहा है, एक वायर स्थिर है और एक वायर लगातार घूम रहा है, तो क्या हमारा वो कनेक्शन काम करता जो हम लोग छील के ट्विस्ट करके कनेक्शन करते हैं? खुल जाता ना वो कनेक्शन, टूट जाता ना वो कनेक्शन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है, आपको ऐसे सर्किट्स को अगर कनेक्ट करना है जहां एक पार्ट रोटेटिंग है और एक पार्ट स्टैटिक है। जैसे इमेजिन करो ये सिंपल लूप जनरेटर है, इसके अंदर अभी हम लोग इसको यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घुमा के, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घुमा के फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से इस कॉइल में हम ईएमएफ इंड्यूस करेंगे। जाहिर है इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो कहीं तो ले जाएंगे उसका उपयोग करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई तो कहीं तो ले जाएंगे उसका उपयोग करने के लिए। तो जो भी आपके बाहर के सर्किट है वो तो स्टैटिक है ना, आपके घर के अंदर का जो सर्किट है, जो वायरिंग है वो तो स्टैटिक है। तो मान लो एक सिंपल सर्किट हम बना देते हैं, यहाँ टेबल पे रख देते हैं एक सिंपल सा सर्किट, सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा के और इसके टर्मिनल्स इधर हैं, ठीक है। सिंपल सा सर्किट, यहाँ एक रेजिस्टर का ये 2 पॉइंट है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये सर्किट जो है स्टैटिक है, स्थिर है, टेबल पे रखा हुआ है और आपका जनरेटर का कॉइल मूव कर रहा है। आपको दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। कैसे करेंगे? कम्यूटेटर बाद में आएगा, अभी नहीं। अभी कम्यूटेटर की हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। कम्यूटेटर का एक्शन तब शुरू होगा जब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे इस अल्टरनेटिंग साइनसोइडल इंड्यूस्ड ईएमएफ को, इस बाई डायरेक्शनल ईएमएफ को जब हम यूनि डायरेक्शनल में कन्वर्ट करेंगे तब रेक्टिफिकेशन की बारी आएगी। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट रेक्टिफिकेशन राइट नाउ। अभी क्या है, सिर्फ आपको कनेक्शंस देखना है, कनेक्शन समझना है। हमेशा ध्यान में रखना, जब चीजें स्थिर है तो कनेक्शन करना बहुत आसान है। 2 वायर है, दोनों को छील दिए वायर स्ट्रिपर से, दोनों का स्ट्रैंड निकल गया, स्ट्रैंड को ट्विस्ट करके कनेक्शन के टैपिंग कर दिए, दोनों अपनी पोजीशन में फिक्स है, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं एक एग्जांपल, एक वायर स्थिर है और एक वायर ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तब क्या वो कनेक्शन कर पाएंगे? इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो पाएगा? नहीं ना। एक वायर स्थिर है, एक घूमेगा, तुरंत हमारा ट्विस्ट किया हुआ खुल जाएगा, टूट जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी ऐसी बारी आएगी जहां एक रोटेटिंग सर्किट है और एक स्टैटिक सर्किट है, उसके बीच में कनेक्शन करना होगा तो कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे करेंगे कनेक्शन? इफ यू हैव वन सर्किट ऑन रोटेटिंग बॉडी एंड अदर सर्किट इज ऑन स्टैटिक पोजिशन, कैसे कनेक्शन करेंगे हम लोग कि कनेक्शन भी स्टैब्लिश रहे, कभी कनेक्शन छूटे भी नहीं और एक पार्ट हमेशा की तरह रोटेट करता रहे, दूसरा पार्ट हमेशा की तरह स्थिर रहे? कैसे करेंगे? कम्यूटेटर की अभी बारी ही नहीं आई है, कम्यूटेटर पे बाद में आएंगे। कम्यूटेटर यूज होगा रेक्टिफिकेशन के लिए, बाई डायरेक्शनल करंट को यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, उस पर बाद में आएंगे, ठीक है। आपका सही प्रैक्टिकल मशीन में हम लोग कम्यूटेटर और स्लिप रिंग ही यूज करते हैं, लेकिन अभी कम्यूटेटर पे हम लोग आए नहीं हैं। तो अभी क्या करना होगा कि आपको यहां स्लिप रिंग लेना होगा, ठीक है। मींस ये रोटेटिंग पार्ट है ना, एक मेटालिक यहां पे पोर्शन हम ले लेंगे शाफ्ट के ऊपर, मींस ऐसा रिंग। सपोज योर सेंट्रल शाफ्ट इज हियर। सेंट्रल शाफ्ट मैंने पहले ही बताया था, हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल का रख रहे हैं, यानी वुडन रख रहे हैं।
इसके ऊपर एक मेटालिक रिंग अगर हमने ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक है, मेटालिक रिंग है मींस सिलिंड्रिकल शेप का हो गया ना। मेटालिक रिंग इधर से देखेंगे तो सर्कुलर और एक्चुअल सिचुएशन कैसा है, सिलिंड्रिकल। इसके ऊपर हमने माउंट कर लिया। अब इस कॉइल के वायर को लाके इसके साथ हमने ज्वाइन कर दिया। अब जो ये घूम रहा है ना शाफ्ट, उसके साथ साथ फिक्स पोजीशन में वो रिंग भी घूम रहा है। आ रहा है समझ में? इतना समझ में आ रहा है? इतना व्यू विजुअलाइज हो रहा है? ओके, दिस इज योर वुडन शाफ्ट। और इस तरह से मेटल का हमने स्लिप रिंग बना दिया, इस तरह से मेटल का, ठीक है, इस तरह से मेटल का सिलिंड्रिकल शेप का दिख रहा है। ये इधर से देखेंगे तो सर्कुलर शेप एंड दिस इज योर सिलिंड्रिकल शेप, दिख रहा है। तो इस शाफ्ट के ऊपर इस तरह से हमने बना दिया और इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग। ये सिलिंड्रिकल शेप का है, इसके साथ फिक्स हो गया और ये वायर के टर्मिनल को आके इसमें हमने कनेक्ट कर दिया, फिक्स कर दिया वायर के टर्मिनल को। अब ये शाफ्ट के साथ ये पूरा कॉइल भी घूम रहा है और शाफ्ट के साथ ही ये रिंग भी घूम रहा है, स्लिप रिंग। गॉट दैट? ये रिंग को हम लोग स्लिप रिंग क्यों बोलते हैं, स्लिप टर्म क्यों आया? अब इसके साथ जो बाहर का सर्किट आया ना, उससे एक ब्रश को कनेक्ट कर देंगे। बाहर का सर्किट कौन सा है, स्थिर है। बाहर का सर्किट कौन सा है, स्थिर है। मींस यहां पे एक मेटालिक रिंग हमने बनाया, यहां पे इस तरह से एक मेटालिक रिंग हमने बनाया जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है। इस तरह से शाफ्ट पे हमने माउंट किया और यहां आके एक का कनेक्शन हमने कर दिया, मान लो इसका कनेक्शन हमने कर दिया। अब इस शाफ्ट के साथ ये रिंग भी घूम रहा है। रिंग को इधर से देखेंगे तो कैसा विजुअलाइज होगा, रिंग को इधर से देखेंगे तो कैसा विजुअलाइज होगा? अगर ये रिंग सिलिंड्रिकल है, अगर ये रिंग सिलिंड्रिकल है तो इधर से विजुअलाइज करेंगे तो कैसा दिखेगा, सर्कुलर, ठीक है। तो ये सर्कुलर रिंग घूम रहा है, ठीक है, ये पूरा पार्ट रोटेट कर रहा है, रिंग के साथ ये घूम रहा है और आपको इस स्टैटिक पार्ट से जाके उसका कनेक्शन करना है, स्टैटिक पार्ट से ले जाके उसका कनेक्शन करना है, ठीक है। तो अब ये जो स्टैटिक पार्ट है ना, ये स्थिर रहने वाला है और ये घूमने वाला है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक ब्रश जाके लगा देंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, एक ब्रश जाके लगा देंगे। ब्रश ग्रेफाइट का या कहीं कहीं कॉपर का यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर कार्बन ब्रश यानी ग्रेफाइट का ब्रश रहता है। अब ये ब्रश इससे सटा हुआ है, ये स्थिर पार्ट, स्टैटिक पार्ट का हिस्सा है। ये ब्रश यहाँ रेस्ट कर रहा है और इसके साथ, इससे रगड़ खाते हुए, इसके साथ फ्रिक्शन होते हुए ये घूम रहा है, पूरा का पूरा पार्ट हो गया कनेक्शन, इसके साथ सटा हुआ है। ब्रशिंग एक्शन हो रहा है। ब्रशिंग एक्शन मतलब किसी दो सरफेसेस का एक दूसरे से सट के रबिंग एक्शन होना, रगड़ खाना, दैट इज ब्रशिंग एक्शन। इसीलिए इसका नाम, इस डिवाइस का नाम ब्रश है। ये स्थिर पार्ट का है, स्टैटिक पार्ट का हिस्सा है ये जो ब्रश है, और ये जो रिंग है ये मूविंग पार्ट का हिस्सा है। हमने दोनों को सटा दिया। अब ये सटे हुए, रगड़ खाते हुए, रबिंग एक्शन के साथ, ब्रशिंग एक्शन के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को बनाए हुए हैं। गॉट दैट? आया समझ में? सबको समझ में आया? हाँ, क्या? इस रिंग के साथ, इस रिंग के साथ, वायर के साथ नहीं। वायर ये वाला है, देखो यहाँ आके ये कार्बन ब्रश को हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है, ये इसके साथ सटा हुआ है। ये कौन सा है? आपका स्लिप रिंग है। ये एक रिंग है सिलिंड्रिकल, इसको हम लोग, चूंकि ये स्लिप कर रहा है, फिसल रहा है ब्रश के सरफेस के अलोंग, इसलिए इसका नाम स्लिप रिंग है। हमेशा ध्यान में रखना है, ये एक मेटालिक सिलिंड्रिकल रिंग है, ठीक है, मेटालिक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये ब्रश के साथ सटे हुए स्लिप करेगा, फिसलेगा, इसलिए इसका नाम स्लिप रिंग है, ठीक है। तो ये स्लिप रिंग के साथ ये AB से आया हुआ पार्ट, AB के कॉइल का आया हुआ पार्ट को हमने फिक्स कर दिया, इसके साथ फिक्स हो गया। अब ये साथ साथ पूरा घूम रहा है। ये AB के साथ आया हुआ पार्ट, ये AB के साथ आया हुआ पार्ट इसके साथ फिक्स है और ये पूरा स्ट्रक्चर घूम रहा है इस पूरे कॉइल के साथ। लेकिन ये पार्ट तो आपका स्टैटिक सर्किट से आया है ना, इसको तो घूमना नहीं है।
तो ये आके यहाँ सटा हुआ है और इस सटे हुए में ही पूरा ये ऐसे घूम रहा है, ये सटे हुए में ही ये पूरा ऐसे घूम रहा है, यानी रबिंग एक्शन है, ब्रशिंग एक्शन, सरफेस इज मूविंग एंड वन सरफेस इज स्टैटिक। तो इस तरह हमने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया, एक मूविंग पार्ट, एक मूविंग सर्किट और एक स्टैटिक पार्ट स्टैटिक सर्किट के बीच में। गॉट दैट? ठीक है। जैसे मान लो वो जो रिंग था ना, सपोज दैट इस तरह का था और ये ब्रश है, अब ये रिंग ऐसे घूम रहा है और ब्रश अपनी जगह स्थिर है, इससे सटा हुआ है। इसी एक्शन को दो सरफेसेस का एक दूसरे के अलॉन्ग रबिंग एक्शन जो होता है उसी को हम लोग ब्रशिंग एक्शन बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्रश है। जैसे टूथब्रश होता है तो हम लोग दांत पे सटा के रगड़ते हैं, रबिंग एक्शन इज कॉल्ड ब्रशिंग एक्शन। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म में इसीलिए इसका नाम ब्रश है। और ये रिंग जो एक सरफेस के अलॉन्ग स्लिप कर रहा है, फिसल रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्लिप रिंग। गॉट दैट? तो ये ऐसे मूवमेंट हो रहा है, दिस पार्ट इज रोटेटिंग एंड दिस पार्ट इज स्टैटिक। हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया वन रोटेटिंग पार्ट और वन स्टैटिक पार्ट के बीच में बहुत इजीली। गॉट दैट? ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, AB वाला कंडक्टर जो था उसका पार्ट लाके हमने यहां कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हाँ क्या, हाँ 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 किसके साथ बोलो? क्या क्वेश्चन था, एक बार रिपीट करना। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, क्वेश्चन एक बार रिपीट करना जिसका क्वेश्चन था। किसके साथ? किसके साथ? देखो है क्या ना, ये सिंपल लूप जनरेटर है। ठीक है, मतलब जनरेटर का सबसे बेसिक फॉर्म है जो आपको समझाने के लिए यहाँ पे लाए हैं। एक्चुअल मशीन में जब हम लोग जाएंगे ना, प्रैक्टिकल मशीन्स में, तो वहाँ ये पहले हम लोग स्लिप रिंग समझेंगे, स्लिप रिंग से हम लोग स्प्लिट रिंग पे आएंगे और स्प्लिट रिंग से कॉम्यूटेटर पे आएंगे। तो वहाँ एक्चुअल मशीन में देखो ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये आपको जनरेटर समझाने के लिए इस जनरेटर का सबसे बेसिक फॉर्म है जिसको हम लोग सिंपल लूप जनरेटर कहते हैं। ये हाइपोथेटिकल एक तरह से इस तरह बना के हम लोग दिखाते हैं और इसी से एडवांस वर्जन होते होते जब एक्चुअल जनरेटर में पहुंचेंगे हम लोग तो इस तरह का बहुत सारा कॉइल रहेगा जो आर्मेचर पे रहेगा। वहां से स्लिप रिंग के बाद हम लोग इसका इंप्रूव्ड वर्जन पढ़ते हैं स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग के बाद उसका इंप्रूव्ड वर्जन दैट इज कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर पे ब्रश रेस्ट करता है ना, तो वो एक्चुअल मशीन का केस आ जाता है, प्रैक्टिकल मशीन का, प्रैक्टिकल जनरेटर का। वहाँ ब्रश होल्डर रहता है और ब्रश होल्डर आउटर फ्रेम योक से माउंट रहता है, वहाँ ब्रश को हम लोग होल्ड किए रहते हैं। गॉट दैट? जैसे ही एक्चुअल में देखो ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि कभी भी एक जनरेटर सिर्फ एक टर्न वाले कॉइल का नहीं बनेगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, दैट इज सिंपल लूप जनरेटर। ऐसे बढ़ते बढ़ते जैसे ही हम लोग प्रैक्टिकल जनरेटर पे आएंगे तो प्रैक्टिकल जनरेटर पे एक आर्मेचर कोर होगा। जैसे वुडन को हमने फ्रेम लिया था ना, एक तरह का सिलेंड्रिकल बॉडी होगा आर्मेचर कोर, जिसपे इस तरह के बहुत सारे कॉइल एक डेफिनेट पैटर्न में होंगे। वो पैटर्न भी आपको बताएंगे, टेक्निकल टर्म्स उसमें आएगा, कॉइल पिच, पोल स्पैन, पोल पिच, बैक पिच, फ्रंट पिच। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी, एवरेज पिच, कम्यूटेटर पिच। तो जब एक्चुअल मशीन में आ जाएंगे, जब प्रैक्टिकल जनरेटर में आ जाएंगे, तो वहाँ इस स्लिप रिंग के जगह होगा कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर पे ब्रशेस रेस्ट करेंगे, उनके साथ एक ब्रश होल्डर लगा रहेगा और ब्रश होल्डर जाके योक से कनेक्टेड होगा, दैट इज आउटर फ्रेम से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ हम लोग दिखाने के लिए ऐसे ब्रश दिखा देते हैं। अगर ये मशीन के अंदर होता तो ब्रश होल्डर में ये ब्रश पकड़ा हुआ रहता और ब्रश होल्डर योक से जुड़ा हुआ रहता। गॉट दैट? और योक से होके टर्मिनल बॉक्स से होके आउटर सर्किट में कनेक्शन जाता। गॉट दैट? ठीक है, तो ये सबसे प्राइम फॉर्म है, सबसे बेसिक फॉर्म है। इतना तक समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखो एक टर्मिनल हमने इस एक्सटर्नल सर्किट का एक टर्मिनल हमने कनेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे दूसरा टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए? तो एक वैसा ही स्लिप रिंग और लगा देंगे उस शाफ्ट पे, और इसमें अब आपको क्या करना है, इस कॉइल के दूसरे वाले सर्किट तो कंप्लीट करना है ना, आउटर सर्किट भी कंप्लीट होगा और इनर सर्किट भी कंप्लीट होगा।
दोनों का दो दो टर्मिनल, इसके दो दो टर्मिनल से कनेक्ट होगा, मींस आउटर सर्किट का दोनों टर्मिनल कॉइल के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो एक का कनेक्शन तो हमने कर दिया, ठीक है। दिस इज, नाम दे दो इसका, दिस इज स्लिप रिंग ए बी, जो ए बी टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, जो ए बी कंडक्टर के साथ कनेक्टेड है। ब्रश है इसके साथ, मान लो इस ब्रश का नाम दे दो 1। अब दूसरा वाला अगर कैसे कनेक्शन करेंगे, तो दूसरे वाले को इसके अंदर से बाईपास करके ले जाएंगे, इसके अंदर से बाईपास करके ले जाके यहाँ कनेक्शन कर देंगे। अब ध्यान देना, ये जो टर्मिनल है ना, जो सीडी से आया है, सीडी से जो टर्मिनल आया है वो ये स्लिप रिंग से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, इसके अंदर से ला रहे हैं, यहाँ आके इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? ए बी कंडक्टर से आया हुआ टर्मिनल ए बी स्लिप रिंग के साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, सीडी से आया हुआ टर्मिनल इससे बाईपास हो रहा है, मींस इससे इंसुलेटेड है, अंदर से आके ये सीडी स्लिप रिंग से कनेक्टेड है। गॉट दैट? ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, तो यहां एक दूसरा ब्रश लगा देंगे। ये दूसरा ब्रश कहां रहेगा, ब्रश होल्डर के साथ रहेगा, और ब्रश होल्डर ये जो ओवरऑल मशीन रहता उसके आउटर फ्रेम से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग योग कह रहे होते। यानी ये अगर एक मशीन के अंदर डाल देंगे ना तो आउटर फ्रेम से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहां से हमने कनेक्शन कर दिया। समझ में आ गया कनेक्शन? आपके सिंपल लूप रेक्टेंगुलर कॉइल के ए बी कंडक्टर से निकला हुआ टर्मिनल स्लिप रिंग ए बी में कनेक्टेड है। आपके रेक्टेंगुलर सिंपल लूप कॉइल्स के सीडी कंडक्टर से जुड़ा हुआ टर्मिनल यहाँ ए बी से बाईपास हो गया है, यानी ए बी से नहीं कनेक्टेड है, ए बी के अंदर अंदर आके इंसुलेटेड अंदर अंदर आके सीडी स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, और यहाँ ब्रश नंबर 2 से अल्टीमेटली जाके कनेक्ट हो गया है। अब देखो सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से करंट का फ्लो पॉसिबल है, करंट का फ्लो पॉसिबल है, तो कैसे पॉसिबल है इन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसका मैग्नीट्यूड भी बदलता है, डायरेक्शन भी बदलता है, और किस पैटर्न पे, तो साइन वेव के पैटर्न पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो ये घूम रहा है, ठीक है। कॉइल को हमने ये स्पेशल अरेंजमेंट करके, हमने स्लिप रिंग और ब्रश का अरेंजमेंट करके हमने एक रोटरी सर्किट को एक स्टैटिक सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया है ना। अब यहाँ से कॉइल रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये पहले ही मैंने आपको बताया था कि दिस इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम लोग ऐसे दिखाते हैं। एक्चुअल में कॉइल कैसे है, तो एक्चुअल में कॉइल ऐसे है, और ये कंडक्टर ए बी है, यहाँ से रोटेट करना शुरू करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, और यहाँ पर लगा हुआ स्लिप रिंग भी साथ साथ रोटेट करेगा। ब्रशेस स्थिर रहेंगे क्योंकि ब्रशेस का कनेक्शन ब्रश होल्डर से फिर मशीन के आउटर बॉडी से होता है। मशीन का आउटर बॉडी स्टैटिक है, ठीक है, और मशीन का इनर जो कोर है वो घूमता है। यानी जब एक्चुअल मशीन हो जाएगा ना, जब एक्चुअल मशीन जब आपको पढ़ाएंगे, देखो ये एक्चुअल मशीन का आर्मेचर कोर है, जब हम लोग इस पे आएंगे तो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। दिख रहा है आपको? ठीक है। एक्चुअल मशीन में जब आएंगे तो ये आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर में बहुत सारे कॉइल हैं, ये एक्चुअल कम्यूटेटर है, ये वर्किंग मशीन का पार्ट है, ठीक है। तो एक्चुअल मशीन में देखो ये पूरा पार्ट रोटेट करता है, ये बीच वाला पार्ट है, ये पूरा रोटेट करता है। और इसका आउटर बॉडी कैसा होगा, तो इसका आउटर बॉडी इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप में होगा, समथिंग लाइक इसका जो आउटर बॉडी है ना, इसका आउटर बॉडी इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप में होगा, इस तरह से योक, ठीक है, इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप में होगा, और इसके अंदर ये होगा, रोटेट कर रहा होगा। तो आउटर बॉडी देखो तो रोटेट कर रहा है कि स्थिर है? आउटर बॉडी स्थिर है ना, डेफिनेटली स्टैटिक तो रहना होगा ना, आउटर बॉडी तो हमेशा स्टैटिक रहेगा, और ये बीच वाला पार्ट रोटेट कर रहा है। तो आपको ब्रश को स्टैटिक रखना है, तो ब्रश का कनेक्शन कहां करेंगे? आउटर बॉडी में, यानी योक में। आउटर बॉडी को हम लोग योक कहते हैं, आएंगे उस पर भी हम लोग आएंगे, योक का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। तो ब्रश कहां कनेक्टेड होगा? ब्रश होल्डर से होके योक पे कनेक्टेड होगा। गॉट दैट? ठीक है। तो अब ये रोटेट करना शुरू कर दिया। रोटेट कर रहा है कैसे? तो रोटेट कर रहा है इस तरह से, ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ये चीजें ऐसे रोटेट कर रही हैं, ठीक है। अब रोटेट करने में चलो हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बता चुके हैं आपको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता चुके हैं। कौन सा रूल हम लोग यहाँ यूज करेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए? फ्लेमिंग राइट हैंड। यस, ठीक है। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस पोजीशन पे निकाल लेते हैं,
क्योंकि ये कौन सा पोजीशन है, या चलो सबसे पहले यहां निकाल लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। ये कौन सा पोजीशन है, रुको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। नेम इट, सपोज दैट कोई भी नाम दे दीजिए, या मान लो ये पोजीशन है, यहां पे जब कॉइल रहेगा तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ, ध्यान देना एकदम, हाँ मैक्सिमम होगा, हमेशा ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना। वो पहले जो डिस्कस करते थे उसमें पोल्स दोनों वर्टिकल था, यहाँ पोल्स दोनों हॉरिजॉन्टल है, तो आपको उसमें नहीं जाना है। आपको क्या याद करना है कि जब कॉइल के प्लेन के, जब फ्लक्स के परपेंडिकुलर होगा कॉइल का प्लेन, उस वक्त क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज तो मैक्सिमम है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज मिनिमम है, यानी जीरो ईएमएफ कहां इंड्यूस होगा, इस पे या इस पे, जीरो ईएमएफ कहां इंड्यूस होगा, 1 या 2, 1 या 2, यस, तो 2 पे यहां जीरो ईएमएफ इंड्यूस होगा। चलो 2 वाला ही कंसीडर करके हम लोग चलते हैं आसानी के लिए। 2 पे देखिए तो इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज कॉइल रोटेट कर रहा है, तो इस वक्त एबी कंडक्टर किधर जा रहा होगा, तो हमें सर्कुलर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का किसी इंस्टेंट पे अगर डायरेक्शन निकालना होता है तो वो उसके टेंजेंट के अलाउंग होता है। जैसे कोई चीज सर्कुलर रोटेट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो किधर जा रहा होगा निकालना है, तो किधर निकालेंगे, तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा उधर उस वक्त वो जा रहा होगा। तो यहाँ पे टेंजेंट कहाँ होगा, इस कंडक्टर एबी का, ये ऐसे जा रहा है, हाँ तो कहाँ होगा, किधर जा रहा होगा, राइट टू लेफ्ट, यस राइट टू लेफ्ट, यानी इधर जा रहा होगा। ये जो सर्कल बनता ना कॉइल के घूमने से, ये कॉइल के घूमने से सर्कल बनता, और ये रोटेशन कैसे है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इस वक्त अगर आपसे कोई पूछे कि इस वक्त इस इंस्टेंट पे इस एबी कंडक्टर का डायरेक्शन किधर है, तो डेफिनेटली इधर होगा, टेंजेंट के अलाउंग, राइट टू लेफ्ट, एग्री। यस सर, अब आपको सारी चीजें मिल गई, यस सर, अब आपको सारी चीजें मिल गई। उस वक्त AB के कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किधर होगा वो निकालने के लिए देखो तो किधर आएगा, यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स के अलोंग, इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स के अलोंग। और अब देखो, इसीलिए मैंने ये पोजीशन लिया था। यहां आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना मिल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के हिसाब से, यस जीरो ना, जीरो मिल रहा है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन यहां निकलेगा ही नहीं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा लो तो, क्यों, क्योंकि आपको इन तीनों को परपेंडिकुलर रखना है। इसमें देखो तो इसका डायरेक्शन फ्लक्स के डायरेक्शन के अलोंग योर इंडेक्स फिंगर, और ये कहां हो जा रहा है, 180 डिग्री हो जा रहा है, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। इसी कारण से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आपको डायरेक्शन यहां मिलेगा ही नहीं। और डायरेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जीरो यहां ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो ही नहीं रहा है। समझ में आया चीजें कितनी बेहतरीन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आप यहां डायरेक्शन नहीं निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि इन दोनों को परपेंडिकुलर रखना है, इन तीनों को परपेंडिकुलर रखना है। योर इंडेक्स फिंगर एंड थंब शुड बी परपेंडिकुलर। यहां परपेंडिकुलर हम लोग रख पाएंगे क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, ये इधर है, 180 डिग्री होना चाहिए दोनों के बीच में, यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। इसका साफ मतलब है इंड्यूस ईएमएफ यहां क्या है, और आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज से भी पता है कि यहां इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा। तो देखो कितनी बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सारी चीजें उसी चीज को बताएंगी, उसी चीज को एक्सप्लेन करेंगी, चाहे हम डायरेक्शन से लें, चाहे हम मैथमेटिक्स से लें, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कांसेप्ट से लें। ठीक है, ये पॉइंट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन को हम अच्छे से समझ लें यहां इस कॉइल में। अब चले आओ वापस 1 नंबर पॉइंट पे। 1 नंबर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के हिसाब से ईएमएफ कितना इंड्यूस होता था, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता था क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज भी यहां मैक्सिमम है। ठीक है, अब देखो यहां पे डायरेक्शन निकालिए, तो यहां पे डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉइल, तो एबी कंडक्टर कहां जा रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए, टेंजेंट निकाल लो यहां पे, अपवर्ड जा रहा होगा। ठीक है, अब बेहतरीन तरीके से हम लोग डायरेक्शन निकाल लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर वाला कंडीशन, इन तीनों के परपेंडिकुलर वाला कंडीशन फुलफिल हो गया। निकालिए डायरेक्शन,
तो सबसे पहले योर इंडेक्स फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, नॉर्थ से साउथ जो फ्लक्स जा रहा है उधर आपका इंडेक्स फिंगर। योर थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर अपवर्ड, और ये कहां जा रहा है, ये आपका मिडिल फिंगर अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है इनवर्ड, यानी एक इस तरह से सर्कल बना के क्रॉस, ठीक है। यानी ये कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे है, यानी अगर करंट फ्लो होगा तो करंट कहां जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन में, यानी करंट ऐसे जाएगा, अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट ऐसे जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन अंदर की तरफ है इस कंडक्टर में, एबी कंडक्टर में, और करंट का डायरेक्शन इसमें अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे जाएगा। अब देखो उसी वक्त जब कंडक्टर AB यहां है तो कंडक्टर CD यहां है, कंडक्टर CD में निकाल लो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, आउटवर्ड जाएगा डेफिनेटली। चाहो तो राइट हैंड रूल लगा के देख लो, राइट हैंड रूल लगाएंगे हम लोग तो जिस वक्त AB यहां ऊपर जा रहा होगा उस वक्त CD यहां नीचे आ रहा होगा, ठीक है, उस वक्त CD यहां नीचे आ रहा होगा। लगा लो यहां भी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो यहां इंडेक्स फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो आउटवर्ड आ रहा है आउटवर्ड यानी डॉट, इतना समझ में आ गया। तो जिस वक्त यहां ये नीचे जा रहा था तो CD कंडक्टर में इस तरह से करंट आ रहा था आउटवर्ड, यानी ये कॉइल जब इस तरह से है तो AB कंडक्टर में अंदर की तरफ और CD कंडक्टर में बाहर की तरफ, ठीक है। और उसी कॉइल को हमने ऐसे बनाया है ना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, कॉइल एक्चुअली में है ऐसे, लेकिन इस 3 डायमेंशनल थिंग्स को 2 डायमेंशन में दिखाने के लिए हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का सहारा लेते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट एक्चुअल में 3 डायमेंशन में हो रहा है और बोर्ड जो का प्लेन जो है वो 2 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल की चीजों को 2 डायमेंशन में दिखाने के लिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का हम लोग सहारा लेते हैं। तो ये जो ऐसे मूवमेंट है उसी को हमने ऐसे दिखाया है, मींस AB कंडक्टर में अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा तो CD कंडक्टर में ऐसे करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा। ये क्लियर हुआ, ये अंडरस्टैंडिंग बनी। यहाँ पे है, इसमें अंदर की तरफ जा रहा है, हम लोगों ने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के देखा है, इसमें बाहर की तरफ आ रहा है, हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के देखा है। यही कॉइल को हमने यहाँ तस्वीर में दिखाया है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, तो जाहिर है इसमें ऐसे अंदर की तरफ जा रहा होगा, इसमें ऐसे आ रहा होगा। गॉट दैट? इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से जाने लगा, मींस करंट का, कन्वेंशनल करंट का फ्लो यहाँ से कैसे हुआ होगा, तो कन्वेंशनल करंट का देखो कैसे फ्लो हुआ होगा, यहाँ से ये जो CD है, CD कंडक्टर किससे कनेक्टेड है, कौन से स्लिप रिंग से? 2 से। इससे ना, ठीक है। तो CD कंडक्टर से करंट इस तरह से आया, मतलब करंट इस तरह से आया, CD नंबर स्लिप रिंग से ब्रश नंबर 2 से होते हुए करंट इस तरह से गया, करंट इस तरह से गया, करंट इस तरह से गया, करंट इस तरह से गया। यहां से देखो ब्रश नंबर 1 से होते हुए स्लिप रिंग AB से होते हुए ये वापस यहां चला गया, और देखो लगातार सर्कुलर पाथ कंटिन्यू हो रहा है। यहां से CD से अंदर अंदर होते हुए CD नंबर रिंग में, ब्रश नंबर 2 में, इधर से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड है, तो ये AB से कनेक्टेड है। इस तरह से जाके ये पूरा का पूरा लूप कंप्लीट हो रहा है। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। CD सेट ऑफ वॉल्यूम्स जिसको सेट क्या कार्बन 2 से जो कनेक्ट कर रहे हैं, हाँ CD वाले को, हाँ, तो उसको AB से कर सकते हैं ना, AB वाले कार्बन से। किसी एक से ही कनेक्ट करेंगे ना, ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो AB को इससे कनेक्ट कर दो, CD को इससे कनेक्ट कर दो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। हमने क्या किया है, AB को ले जाके हमने इससे कनेक्ट किया है, CD को इससे बाईपास करके इससे कनेक्ट किया है। ये आपके ऊपर है, चाहो तो उलट लो, उसको बदल दें। यस हाँ बदल दीजिए। ठीक है, चलो कनेक्शन बदल देते हैं। ओके, ध्यान देना आप कनेक्शंस को। अब क्या कर रहे हैं, ये जो CD कंडक्टर से जो टर्मिनल निकला उसको इससे कनेक्ट कर दिए, ठीक है, इससे कनेक्ट कर दिए, इस स्लिप रिंग से। नाम दे दो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए CD कंडक्टर को जिससे कनेक्ट किए थे उसका नाम दे दो CD। ओके यस सर। ठीक है। अब AB कंडक्टर का जो टर्मिनल आया, जाहिर है इसमें अब तो कनेक्ट करना नहीं होगा ना, इससे तो बाईपास ले जाना होगा, तो इसको इंसुलेटेड इसके अंदर अंदर शाफ्ट के अलाउंग ले गए और उसको लाके इससे कनेक्ट कर दिए।
तो AB से ये कनेक्ट हो रहा है, इसलिए स्लिप रिंग का भी नाम दे दो AB। गॉट दैट? यस सर। अब देखो डायरेक्शन क्या होगा, ये तो डायरेक्शन वैसा ही रहेगा क्योंकि एज पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से मिल रहा है, तो ये तो डायरेक्शन वैसा रहेगा। लेकिन अब देखो इस सर्किट में डायरेक्शन आपका बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? तो देखो कहां कनेक्ट किए थे, CD को CD से कनेक्ट किए थे। CD में करंट कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आया, यहां बाहर की तरफ आया और इसमें गया, इसमें इस तरह बाहर की तरफ, इसमें इस तरह बाहर की तरफ, इसमें इधर 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 की तरफ, इसमें आके ब्रश 2 से AB नंबर स्लिप रिंग में गया। और AB नंबर स्लिप रिंग किसके साथ कनेक्ट है, अंदर अंदर? AB नंबर स्लिप रिंग किसके साथ कनेक्ट है अंदर अंदर? AB कंडक्टर के साथ ना। तो AB कंडक्टर में फिर ऐसे चला गया। देखो यहां भी बात आपको कंप्लीट मिल गया। आया समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो हम लोग देखेंगे डायरेक्शन में। तो यहां मान लो ये जो रेजिस्टर है ना, रेजिस्टर R है, इसके जो दो टर्मिनल है इनका नाम दे दो M और L, या कुछ भी नाम दे दो, P और Q, जो आपकी इच्छा हो उसका नाम दे दीजिए। तो इसका दो टर्मिनल है M और L। जब कॉइल इस पोजीशन में है तो M और L में करंट का डायरेक्शन किधर है? इस एक्सटर्नल सर्किट के रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट टू राइट, यानी M टू L, M टू L। ठीक है। अब इस पूरे जनरेटर का डायरेक्शन अगर हमें निकालना हो तो कैसे है, देखो CD बाहर जा रहा था ना, इसमें CD से होके कहां आता था, ब्रश नंबर 1, ब्रश नंबर 1 से कहां गया, M पॉइंट से L पॉइंट से आपके ब्रश नंबर 2 से होते हुए स्लिप रिंग AB, और स्लिप रिंग AB किसके साथ कनेक्ट है, कंडक्टर AB। यानी डायरेक्शन देखो तो पहले CD, उसके बाद ML, फिर AB, CD ML AB, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। इतना समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो उसी कॉइल को, सेम उसी कॉइल का जब यहां था 180 डिग्री जब रोटेट कर जाएगा, यानी 1/2 रेवोल्यूशन जब कर जाएगा, तब क्या होगा हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल सर्किट में। ठीक है, तो तब देख लो एक्सटर्नल सर्किट में, उसी को फिर से यहां बना देते हैं सेम। Again north is here, south is here, और सेम वही कॉइल बस 180 डिग्री रोटेट कर चुका है। फिर वही शाफ्ट है उसका, रेड कलर वाला इसका शाफ्ट है सेंटर में। अब देखो कहां होगा AB कंडक्टर, कहां होगा, पहले AB कंडक्टर इधर था, पहले AB कंडक्टर यहां था, 180 डिग्री रोटेट कर गया, तो अब AB कंडक्टर कहां आ गया, ठीक है। तो AB कंडक्टर यहां पहुंच गया और CD कंडक्टर यहां आ गया, ठीक है। और रिंग्स तो वहीं के वहीं हैं, रिंग्स पहले हमने जो लिया था CD रिंग, अगेन CD रिंग इज हियर, ठीक है, योर सेंट्रल शाफ्ट, एंड अगेन AB रिंग इज हियर। बाहर का सर्किट स्टैटिक है, इसलिए हमेशा की तरह ब्रश नंबर 1 अभी भी यही है एंड ब्रश नंबर 2 अभी भी यही है। बाहर का सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट स्टैटिक है, अभी भी सारी चीजें वैसे ही स्टैटिक हैं, ठीक है। ये M पॉइंट, ये L पॉइंट, ये आपका रेजिस्टर R। अब निकाल लो डायरेक्शन। तो अब जो आपका AB कंडक्टर पहले यहां था, अब घूम के यहां आ गया है। इस वक्त ये कहां जा रहा होगा, जाहिर है डाउनवर्ड जा रहा होगा। AB कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन निकाल लीजिए, डाउनवर्ड जा रहा होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन आउटवर्ड, ठीक है। तो AB कंडक्टर में
इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड। सीडी कंडक्टर में ठीक है इनवर्ड हो गया। अब देखो कनेक्शंस कैसे है, AB कंडक्टर का कनेक्शन AB स्लिप रिंग से था हमेशा की तरह जैसे यहाँ है, CD कंडक्टर का कनेक्शन CD स्लिप रिंग से था। अब देखो AB से करंट आ रहा है, अंदर जाके किससे जुड़ रहा है, इससे, ठीक है, इससे होके ब्रश नंबर 2 से करंट कैसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहां और ब्रश नंबर 1 से होके CD से होके फिर वापस ये CD में ऐसे चला जाएगा। कंप्लीट हो गया, यहां भी लूप कंप्लीट हो गया, यहां भी लूप कंप्लीट हो गया। दिस इज पोजीशन नंबर A एंड दिस इज पोजीशन नंबर B। पोजीशन नंबर A से पोजीशन नंबर B के बीच में कॉइल का 180 डिग्री रोटेशन हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब करंट का डायरेक्शन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कैसा है, पहले कैसा था, पहले फ्रॉम M टू L था, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब किधर है, राइट टू लेफ्ट, यानी L टू M। गॉट दैट? ठीक है। तो हम लोग पहले से ही जानते थे कि कॉइल के अंदर किसी भी दुनिया का कोई भी जनरेटर हो, उसके कॉइल के अंदर अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ भी जनरेट होगा, हो भी रहा है, यहां में दिख भी रहा है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हमने देखा, ठीक है। कैसे हमने देखा, हमने देखा कि एक समय एक पोजीशन पे इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन इसमें AB में मिल रहा था अंदर की तरफ, और यही जब कॉइल रोटेट कर गया तो उसी AB कंडक्टर में अब बाहर की तरफ मिल रहा है। यानी AB कंडक्टर में एक बार करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, उसी AB कंडक्टर में अब करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी बाई डायरेक्शनल करंट है। करंट का डायरेक्शन बदल रहा है, हर एक हाफ रेवोल्यूशन के बाद करंट का डायरेक्शन बदल जा रहा है, ठीक है। हर एक हाफ रेवोल्यूशन के बाद देखो यहां से यहां तक हाफ रेवोल्यूशन यानी 180 डिग्री, तो करंट का डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में बदल गया। पहले M टू L हुआ करता था, अब L टू M हो गया। तो यही है आपके जनरेटर का बेसिक्स। अब इसको मैंने पहले ही आपको बताया है कि दुनिया के हर एक जनरेटर के अंदर अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ भी जनरेट होगा, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा सब्जेक्ट डीसी जनरेटर है। तो डीसी जनरेटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब इसी बाई डायरेक्शन को यूनि डायरेक्शन में बदलने का उपाय करना होगा। हमें पता है कि इनहेरेंटली यहाँ अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ही जनरेट होगा, यानी अल्टरनेट होगा, यानी बाई डायरेक्शनल ईएमएफ इंड्यूस होगा, बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो करेगा। हमें अब क्या करना है, इसको अगर डीसी जनरेटर की तरह यूज करना है तो हमें इस बाई डायरेक्शनल करंट को यूनि डायरेक्शन में बदलने का उपाय करना होगा। और कैसे करते हैं, तो एक्चुअल मशीन में करते हैं हम लोग कम्यूटेटर से। लेकिन कम्यूटेटर का सबसे बेसिक फॉर्म क्या होता है, स्प्लिट रिंग। ध्यान देना है, ये है स्लिप रिंग, दिस इज कॉल्ड स्लिप रिंग, SLIP। और अब रेक्टिफिकेशन एक्शन के लिए बाई डायरेक्शन को यूनि डायरेक्शन में बदलने के लिए जो हम लोग यूज करेंगे वो होगा स्प्लिट रिंग। आया समझ में? ठीक है। तो यहां हमने देख लिया एग्जांपल में भी कि कैसे हमें पहले से ही पता था कि यहाँ जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो अल्टरनेटिंग साइनसोइडल होगा, ठीक है। करंट का नेचर, इंड्यूस ईएमएफ का नेचर बाई डायरेक्शनल होगा, पोलैरिटी अल्टरनेट करेगी, इसीलिए नाम अल्टरनेटिंग है। एक बार एक कंडक्टर में हमने देखा कि यहाँ पर अंदर की तरफ करंट जा रहा था AB में, अब उसी AB में बाहर की तरफ आ रहा है। हमने एक्सटर्नल सर्किट में भी देखा कि पहले करंट का डायरेक्शन M टू L है और एक हाफ रोटेशन के बाद L टू M है। इसी बाई डायरेक्शनल को यूनि डायरेक्शन में हम लोग बदलेंगे, और इस बाई डायरेक्शनल करंट को यूनि डायरेक्शन में बदलने के फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन भी कई तरह से होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ाया जाएगा, उससे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वो चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, आगे बताएंगे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं वो हम लोग एक मैकेनिकल डिवाइस से करेंगे जिसको हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। और कम्यूटेटर का सबसे बेसिक फॉर्म हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, स्लिप रिंग की जगह हम लोग स्प्लिट रिंग यूज़ करेंगे।